हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ये समझना होगा कि क्रॉप्स होती क्या है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर है। और उसका हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हम इस पूरे चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार क्रॉप क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो क्रॉप्स क्या होती है सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो क्रॉप्स क्या होंगी? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जाम्पल इसका हो सकता है वीट। ये देखिए, अब मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिनको क्या करा जाएगा, एक बहुत बड़ी जगह पर लार्ज अमाउंट में, ठीक है, कल्टीवेट किया जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, हमारे लिए क्रॉप कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हम हमारी वीट की जो क्रॉप्स होती हैं वो। ठीक है, तो आपको आई होप आपको क्रॉप समझ आया होगा कि क्रॉप्स आखिरकार होती क्या है। नेक्स्ट अब देखिए, जो क्रॉप्स होती है उनको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट आती है हमारी खरीफ क्रॉप और दूसरी आती है हमारी रबी क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होंगी? विच आर सोन इन रेनी सीजन, जून टू सितंबर। ठीक है, कि कौन से मंथ्स में इनको सोन किया जाता है? रेनी सीजन्स में। बेसिकली जून से लेके सितंबर का जो आपका महीना होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। तो वो कौन सी क्रॉप्स है? खरीफ की क्रॉप्स कहलाती है। जैसे कि पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, रबी क्रॉप्स आपकी कौन सी होती हैं? विच आर सोन इन विंटर सीजन, बेसिकली अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, कि जो कौन से सीजन्स में सोन की जाती है? विंटर सीजन्स में। जो कहाँ, कब से कब तक? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। वो सारी कौन सी क्रॉप्स होंगी? रबी क्रॉप्स आपकी कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए क्या हो सकते हैं? वीट हो सकता है, राइस हो सकता है, पीस हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या हैं? रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि रबी क्रॉप कौन सी होंगी, खरीफ क्रॉप कौन सी होंगी आपके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, कोई भी जो क्रॉप्स होती है ना, ठीक है, उसको कल्टीवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो, या फिर कुछ टास्क होते हैं जिसको हम करते हैं। ठीक है, उन्हीं एक्टिविटीज को या उन्हीं टास्क को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला जाता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो वो सारी प्रैक्टिसेस क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं हमारी। ठीक है, और इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं हमारे 7 स्टेप्स आते हैं या 7 टास्क आते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो टास्क होता है या स्टेप आप कह सकते हैं वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें क्या करना होता है? हमारा जो फर्स्ट मेन टास्क होता है या मेन जो हमारा काम होता है वो होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। दूसरा हमारा जो काम होता है वो होता है सोइंग, यानी कि अभी हमने अपनी जो सॉइल थी उसको प्रिपेयर तो कर लिया, अब उसके बाद हमें उसमें क्या करना है? सोइंग करना है, यानी कि सीड्स को सोन करना है उसके अंदर। अभी हम एक को अच्छे से समझेंगे कि कौन से में क्या चीजें आएंगी। अभी सिर्फ आप इन स्टेप्स के नेम याद रखिए। ठीक है, थर्ड हमारा होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर आएगा हमारा इरिगेशन। फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। एंड सिक्स्थ आएगा हमारा हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट वन हमारा है स्टोरेज। तो ये 7 स्टेप्स हैं और ये 7 स्टेप्स मिला करके क्या बनाती हैं? हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की एक्टिविटीज होती हैं या फिर टास्क होते हैं जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हमें सॉइल को क्या करना है? प्रिपेयर करना है, सॉइल को अच्छे से करना है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? हमारा एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या करता है? ये हमारी जो रूट्स है उनको पेनिट्रेट करने का काम करता है सॉइल के अंदर। ठीक है, लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ एंड इट्स ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्योंकि देखिए, अब जो प्रिपरेशन होती है ना सॉइल, उसमें क्या किया जाता है? सॉइल को टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है।
ठीक है। अब जब सॉइल को टर्न किया जाएगा और लूज किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होना चालू होगा, जो रूट्स होंगी उनको क्या करेंगे, डीप पेनिट्रेट हो पाएंगे एक तो सॉइल में। दूसरा, अब क्योंकि सॉइल में जो रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो रही हैं, तो रूट्स क्या करेंगे, अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी। और साथ ही साथ क्या होंगे, जो अर्थ फॉर्म्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, वो भी, उनकी भी क्या होगी, ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, जो हम जब हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। तो जब हम टर्न और लूज करते हैं तो जो नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं, जो बॉटम लेयर्स होती हैं सॉइल की, वो क्या होती हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। और जो नीचे वाली सॉइल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, वो कहाँ आ जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो भी हम अपने क्रॉप वहां पे कल्टीवेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो और ज्यादा अच्छी होती है, न्यूट्रिशियस बनती है। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। ठीक है। कि अब हमारा ये जो प्रोसेस है, जो जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉइल को, या हम जो लूज कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं सॉइल को, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टिलिंग कहा जाएगा या फिर प्लगिंग कहा जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, टिलिंग या प्लगिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड द प्लगिंग। नेक्स्ट क्या है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। अब ये प्लगिंग किससे होगी, किसकी हेल्प से करेंगे, ये हम एक प्लग की हेल्प से करेंगे। प्लग एक टूल है जो कि यूज किया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए सॉइल का, या फिर प्लगिंग करने के लिए। ओके। नेक्स्ट देखिए, टूल्स यूज फॉर टिलिंग इज प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। देखिए, अब इसके अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हो का भी यूज कर सकते हैं, और एक कल्टीवेटर आता है हमारा, कल्टीवेटर का भी हम यूज कर सकते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमारा सेकंड जो स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या था, सोइंग। सोइंग क्या है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कल्टीवेशन का। ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू चूज द गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स। ठीक है, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें, गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स को चूज करें। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे, जितने क्लीन होंगे, जितने हेल्दी सीड्स होंगे, हमारी जो क्रॉप होंगी वो भी उतनी हेल्दी होंगी, उतनी न्यूट्रिशियस होगी। इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि हम अच्छे सीड्स को क्या करें, चूज करें अपनी क्रॉप्स के लिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, सोइंग द सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। कि क्या करते हैं, कि जो भी हमारे सीड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो सीड्स हैं उनको क्या करना, अच्छे से डेप्थ में और ईच अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में डालना से क्या होगा, अच्छी यील्ड आएगी हमारी, यानी हमारी फसल बहुत अच्छे से उगेगी। द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब जो टूल्स हैं हमारे सोइंग करने के लिए सीड्स को, वो कौन से हैं, ट्रेडिशनल टूल की अगर हम बात करें तो वो हमारी होती है फनल। और मॉडर्न टूल की बात अगर हम करें तो वो होती है हमारी सीड ड्रिल। देखिए, ट्रेडिशनल टूल जो पहले के लोग यूज किया करते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक कीप जैसी चीज यूज करेगी, इसको बोला जाता है, ये जो यहाँ पे है ये ग्रे ग्रे कलर की, इसको बोला जाता है फनल। ओके। तो पहले के लोग इस फनल का यूज किया करते थे सीड्स को सोन करने के लिए। और जो अब मॉडर्न टूल है, मॉडर्न टूल क्या है, सोइंग करने का, सीड ड्रिल। ये वाला टूल है हमारा, ये वाला टूल जो है इसको कहा जाता है सीड ड्रिल। इसका मॉडर्न, ये मॉडर्न टूल है जो आज के जमाने में लोग यूज करते हैं सोइंग करने के लिए। अब देखिए, अब हम सबसे पहले मेन जो हमारा काम है एक फार्मर का, वो क्या है, कि उस वो एक क्या करे, बहुत अच्छे तरीके से जो सीड्स हैं उनको चूज करे। अब वो सीड्स को कैसे चूज करेगा, तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी सीड्स को हम, जब हम सीड्स परचेज करते हैं तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पानी में डाल के छोड़ना चाहिए। तो जो गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और जो बेकार क्वालिटी के होंगे, जो लो क्वालिटी के सीड्स होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे पानी में। तो हमेशा बीज को चेक करने का तरीका यही होता है, कि हम उसे पानी में सोक करके देखेंगे, अगर वो नीचे डूब गए हैं तो वो अच्छे हैं, और अगर वो ऊपर तैर रहे हैं तो वो क्या है, बैड क्वालिटीज के हैं सीड्स। आई होप आपको सोइंग भी समझ आया होगा अच्छे से कि सोइंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स
to the crops, plants, and continuous cultivation of crops makes the soil poor in rich nutrition. Therefore, farmers have to add manure to the soil. देखिए, अब जो soil होती है वो क्या करती है, जो भी हमने प्लांट को क्रॉप के लिए करा है, ठीक है, उसमें क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करती है हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसी से मिलती है हमारी जो भी क्रॉप्स होती है उसको न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि जो सॉइल्स होती है, ठीक है, उन पे क्या होती है, बार बार क्या होती है, एक ही पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होती है, तो उसकी वजह से जो होते हैं, जो सॉइल होती है पुअर इन न्यूट्रिशंस हो जाती है, उसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उसी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वापस से न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, अपनी जो सॉइल होती है उसमें मैन्योर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वो मैन्योर है जो हम ऐड करेंगे किस चीज के लिए, वापस से न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए अपने सॉइल के अंदर। अब देखिए थर्ड पॉइंट, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्ट, ठीक है। अब देखिए जो मैन्योर है और जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये दोनों का हमने पढ़ लिया कि ये दोनों है क्या, ये दोनों ऑर्गेनिक, ये दोनों सब्सटेंसेस है जो कि हम ऐड करेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू को वापस लाने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अब जो सॉइल है, सॉरी, जो मैन्योर है और जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, इसको ऐड क्यों किया जाएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे क्रॉप्स को वो चाहिए होते हैं, और क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं, जब फार्मिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उन्हीं को वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को। अब जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है कुछ, ठीक है, कुछ अलग अलग है इनमें, वो अब जानते हैं क्या। अब देखिए जो मैन्योर है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्टेज, यानी कि जब भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं, एनिमल वेस्टेज जो होते हैं, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें मैन्योर मिलती है, ठीक है। आपको तो समझ आया कि जब डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज का, तो उससे क्या हमें मिलती है, मैन्योर मिलती है, मैन्योर हमारी बनती है जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम फील्ड्स में बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं बनती। वहीं पे अगर हम बात करें अपनी फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स हैं, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होते हैं, रिच होते हैं, यानी कि हम जिस भी न्यूट्रिएंट्स की चाहते हैं या अपनी जिस भी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स ले लेते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, अब क्योंकि देखिए केमिकल्स है तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जबकि मैन्योर क्या था, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमने कहाँ पे प्रोड्यूस किया था, अपने फील्ड्स के अंदर प्रोड्यूस किया था, एक फार्मर अपने फील्ड्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है इसको। इसके एग्जांपल देखिए, अब देखिए क्योंकि मैन्योर तो क्या है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फील्ड्स में बन रहा है, तो इसके कोई एग्जांपल नहीं है, कोई नाम नहीं है, ठीक है। वहीं पे जो फर्टिलाइजर्स है अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए इनके नेम है, जैसे कि यूरिया फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, अमोनियम सल्फेट भी हमारा एक तरीके का फर्टिलाइजर है, सुपर फोस्फेट भी हमारा एक फर्टिलाइजर है, पोटाश है, या फिर एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और के4। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज पैडी एंड मेज, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फार्मर्स को हेल्प तो करते, क्योंकि देखिए जो हमारे मैन्योर है, मैन्योर तो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने, एनिमल्स के वेस्ट से, ठीक है, या फिर ह्यूमन वेस्ट से, और जो फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ पे बने हैं, वो बने हैं हमारे फैक्ट्रीज के अंदर केमिकल्स से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करते हैं, ये एक टाइम तक तो बेटर यील्ड में काम आते हैं, लेकिन जब इनका एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाता है तो ये क्या कर देते हैं, हमारी जो सॉइल है उसको लेस फर्टाइल बना देते हैं, ठीक है, यानी क्योंकि उस केमिकल से बने ना, केमिकल ज्यादा यूज हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, केमिकल वाली हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा यूज करना भी अच्छा नहीं है फर्टिलाइजर्स का हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, मैन्योर improves the soil textures as well as its water retaining capacity। मैन्योर क्या करता है, हमारा सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है हमारी,
इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, कि जो हमारी मैन्योर है ये क्या करती है, हमारी सॉइल को ह्यूमस भी देती है। ह्यूमस आपने पढ़ी होगी पिछली क्लास में, क्या होती है ह्यूमस। इट ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये साथ में क्या करती है मैन्योर हमारी, ये हमारे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको, उनकी भी क्या करती है, नंबर्स को इंक्रीज करती है। अब देखिए माइक्रोब्स तो मैंने आपको बताया वो क्या है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। एडवांटेजेस है ना उनके, कैसे, क्योंकि वो जाके क्या करेंगे, टर्न करेंगे, लूज करेंगे हमारी सॉइल को, और जब लूज होगी हमारी सॉइल तो वो क्या कर पाएंगे, रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल पाएंगे हमारी क्रॉप्स को। तो इसलिए जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है ये उनको भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, जो कि हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है या फिर जिसको हम अपनी नेक्स्ट टास्क बोलेंगे, वो हमारा क्या है, इरिगेशन। ठीक है, अब इरिगेशन पढ़ेंगे हम कि इरिगेशन क्या होती है क्रॉप्स की। तो इरिगेशन क्या होती है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मींस क्रॉप्स को क्या करना है, टाइम टू टाइम वाटर देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है हमारा। इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। ठीक है, कि ये जो इरिगेशन होता है ये डिफरेंट होता है, वेरी करेगा हमारी क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन और सॉइल टू सॉइल। हर क्रॉप के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमें नहीं चाहिए होता, हर सीजन में हमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए होता, और सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती है, सबकी अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है, उसी अकॉर्डिंग इरिगेशन हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि वाटर किस लिए जरूरी है, इरिगेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या है, वाटर बहुत ज्यादा नीडी है हमारे लिए। ठीक है, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। कि वाटर क्या करेगा, वाटर एब्सॉर्ब किया जाएगा किसके थ्रू, प्लांट्स की रूट के थ्रू। Nutrients dissolved in water are transported each part of the plant. वाटर प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर। देखिए अब क्या होगा, जब प्लांट्स की रूट्स में जब हमारा वाटर जाएगा, और वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और वही न्यूट्रिएंट्स जब हमारी रूट्स को मिलेंगे तो रूट्स से वो कहाँ पर जाएंगे, प्लांट्स के ईच पार्ट में वो ट्रांसपोर्टेड होंगे, और वही जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रोथ में हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रोस्ट से, और जो हॉट एयर होती है उनसे भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसीलिए इरिगेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाता है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखिए, सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन हम देखिए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हम ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। तो क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, डैम्स है, रिवर्स है, कनाल्स हैं। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है जहाँ जहाँ सोर्स है आपके, जहाँ जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए हमारे जो इरिगेशन है ना उसके दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक हमारा क्या होता है, मॉडर्न मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स कौन सा है, जो पहले के टाइम में लोग यूज किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी हमारे पास। तो देखिए उसमें क्या क्या है, उसमें आएगा हमारा सबसे पहले ये मोट, सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा चेन पंप, थर्ड नंबर पे आएगा ढेकली, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा रेहेट। ठीक है, ये चार आपके मेथड्स है जो पहले यूज किए जाते थे इरिगेशन करने के लिए हमारे फील्ड्स में। अब अगर मॉडर्न मेथड की हम बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है स्प्रिंकल सिस्टम, एंड सेकंड वन आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। देखिए ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा स्प्रिंकल सिस्टम है, और जो ये वाला है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये हमारा कौन सा है, ड्रिप सिस्टम है। ये दोनों ही सिस्टम आपके टाइम पे यूज किए जाते हैं इरिगेशन करने के लिए। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये यहाँ पे छोटे छोटे से पाइप्स लगा दिए गए हैं जिससे पानी को पूरे जो भी हमारे फील्ड्स हैं उसमें पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, छोटे छोटे से देखिए ड्रिप के लिए, ड्रिप करने के लिए पानी को, ताकि जिससे पानी ज्यादा वेस्ट भी ना हो, उसके लिए भी यहाँ पे एक मेथड यूज किया गया है। दोनों में से कोई सा भी मेथड आपसे पूछ ले, आप दोनों के दो दो तीन तीन नाम याद रख लेना कि पहले कौन से यूज होते थे और अब कौन से यूज होते हैं मेथड्स। आगे देखिए, आगे आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है किसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स में पहले हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वीड्स क्या होते हैं हमारे, क्योंकि अगर आपको वीड्स नहीं पता तो
कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम उसको? तो वीड्स क्या होते हैं हमारे द अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है? जो क्या होंगे, जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स होंगे, जो क्या करेंगे, हमारी जो भी क्रॉप्स है उसके साथ उग जाएंगे, उनको क्या कहा जाता है? वो कहे जाते हैं वीड्स। ठीक है, आपको तो समझ आया कि वीड्स क्या है? वीड्स क्या होंगे? वो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, वो वीड्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है? अब देखिए, वीड्स को रिमूव किया जाता है कैसे? वीड्स को रिमूव किया जाएगा जिसको कहा जाता है उस प्रोसेस को वीडिंग। वीड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीडिंग। वीडिंग देखिए अब नेसेसरी क्यों है, क्यों हमें करनी चाहिए वीडिंग, यानी कि हमें क्यों हटा देना चाहिए और ये क्यों हमारे लिए अच्छे नहीं है? हमारे लिए तो अच्छा है ना अगर मैं जो क्रॉप्स है उसके साथ और सारे प्लांट्स भी उग जाएं, लेकिन ये गलत होता है, इसे क्यों हटा देना चाहिए? देखिए अब ये जानते हैं। ये नेसेसरी इसलिए है बिकॉज सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे आप इसको डी कर लेना, ठीक है? बहुत सारे जो हमारे वीड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। और वीड्स जो है इनको हटाना इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स ऐसे होते हैं या फिर जो बहुत सारे वेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और साथ में क्या हो सकता है कि वो जो प्लांट्स उगे हैं हमें नहीं पता वो एडिबल है या नहीं है, तो वो पॉइजनस हो सकते हैं एनिमल्स के लिए, यानी कि जो भी क्रॉप उगाई गई है उसके साथ उसको जो भी कंज्यूम करेगा इंसान, ठीक है, उसके लिए वो क्या हो सकते हैं? पॉइजनस हो सकते हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है? वीड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है? अब देखिए, वीडिंग जो की जाती है ये की जाती है खुरपी की हेल्प से, और या फिर वीडिंग को कर दिया जाता है अपरूटिंग, यानी कि मैनुअल रिमूवल से भी कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो अगर कोई छोटा किसान है तो वो क्या करेगा? वो अपरूटिंग कर देगा, मैनुअल रिमूवल करेगा अपने लिए, ठीक है? या फिर कुछ केमिकल्स भी आते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, जिन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? वीडीसाइड्स। क्या कहा जाता है? वीडीसाइड्स कहा जाता है। और इसका एग्जांपल आप याद रख लेना, 2 and 4D, ये इसके एग्जांपल्स है कुछ वीडीसाइड्स केमिकल्स के, ठीक है? इनका भी यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमारा ये सिक्स्थ स्टेप है। हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, इम्पॉर्टेंट तो होगा ही, ठीक है? और इसका मतलब क्या है? द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि जो भी हमने क्रॉप को उगाया था, ग्रो किया था, उसके पक जाने के बाद, मैच्योर हो जाने के बाद उसको कट कर देना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग का कहलाया जाता है, ठीक है? अब देखिए करा कैसे जाता है? मैनुअली डन किया जाता है सिकल से, ठीक है? और अगर हम इसे मशीन से कर रहे हैं तो मशीन में हम इसको यूज करेंगे हार्वेस्टर, ठीक है? अगर इसको कोई मैनुअली कर रहा है तो सिकल की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाएगी, और अगर मशीन की हेल्प से किया जा रहा है तो हम हार्वेस्टर को यूज करेंगे, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब देखिए थ्रेशिंग भी आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। थ्रेशिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी हमने क्रॉप उगाई है जिसमें सीड्स होते हैं, तो सीड्स को और जो हमारा चाप होता है उसको अलग कर देना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है? और इसको ज्यादातर गांव में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फटक करके एक विधि होती है, एक मेथड होता है, उससे इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है farmer with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing। अब देखिए जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो क्या से करते हैं? सीड को और ग्रेन को, चाफ को और ग्रेन को अलग करने का प्रोसेस वो विनोविंग एक मशीन होती है उसकी हेल्प से करते हैं वो, ठीक है? आगे देखिए, लास्ट जो हमारा स्टेप है इसमें वो आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि हमने सारी फसल अच्छे से उगा ली, उसके बाद अगर हमने उसको अच्छे से तरीके से स्टोर नहीं करा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। Proper storage of grain is necessary to protect them from microorganisms, rats, insects and moisture। ठीक है? कि क्या किया जाता है कि जो भी हमारी क्रॉप्स उगी हैं, ठीक है, यानी जो भी हमने ग्रेन से बनाए उगाए हैं उनको क्या करना? अच्छी तरीके से स्टोर करना, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। किस किस से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रैट्स से, इंसेक्ट्स से और मॉइस्चर से, जिससे कि हमारी जो फसल है, जो भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया है, वो खराब ना हो जाए। अब देखिए क्यों ये जरूरी है? क्योंकि देखिए हम जो भी क्रॉप को उगा रहे हैं, ठीक है, वो उगा तो हम एक साथ रहे हैं, लेकिन हम उसको कंज्यूम एक साथ नहीं करते, वो टाइम टू टाइम कंज्यूम होती है। तो
उस जब तक वो कंज़्यूम नहीं होते तब तक उसको अच्छे से रखना ताकि वो खराब ना हो, ठीक है? वो एक इम्पोर्टेंट टास्क बन जाता है, इसीलिए स्टोरेज क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी बन जाती है स्टोरेज हमारे लिए, ठीक है? ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राइड नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को घर पर। नेक्स्ट यह है फार्मर्स स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। फार्मर्स जो होते हैं वो किसमें स्टोर करके रखते हैं? ग्रेन्स को जूट बैग्स में स्टोर करते हैं और साथ में मेटालिक बिन्स आते हैं उनमें भी क्या करते हैं? ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। तो हमने सातों के सातों ये आपका लास्ट टॉपिक बचा है। देखिए ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब भी एनिमल्स को रियर किया जाता है घर पर या फार्म्स में, ठीक है? उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, केयर की जाती है और जब यही सब चीज़ एक लार्ज स्केल पर होती है, तो उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है? इसमें जो भी उनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि हेंस से एग मिल गए, मीट मिल गया, उन सबको क्या किया जाता है? सेल एंड परचेज़ किया जाता है, वही हमारी एनिमल हस्बेंड्री होती है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाता है यहीं पर ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ है उनकी अपडेट भी जल्दी से जल्दी मिलती जाए क्योंकि हम आपके बाकी सभी चैप्टर्स की भी इसी तरीके से एक-एक करके वीडियोज़ लेकर के आएँगे।